हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीआरएम की 5वीं क्लास है, यानी आज 5th क्लास है। इसके पहले मैंने क्लास 1, 2, 3, 4 दे चुका हूं, जिसमें मैंने क्लास 1 में सीआरएम को, क्लास 2 में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, 3rd में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और 4th क्लास में हमने ईआरपी सिस्टम को डील किया हूँ। अगर आपने हमारे इन चारों क्लास को नहीं किए हैं तो आप पहले क्लास 1, 2, 3, 4 को करके आएँ। और आज हम क्लास नंबर 5 में आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो कि आपके सीआरएम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशनल लेवल, दूसरा नॉलेज लेवल, तीसरा मैनेजमेंट लेवल और चौथा स्ट्रैटेजिक लेवल होता है। प्रत्येक लेवल के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत अलग अलग होती है और सभी लेवल के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि प्रत्येक लेवल को सपोर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी कंपनी होते है उसमें 4 लेवल होते हैं। एक ऑपरेशनल, नॉलेज, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल होते हैं। हर लेवल का अपना अपना एक ज़रूरत होती है और सभी लेवल के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, यानी जानकारी कोई मतलब कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए एक अलग अलग सिस्टम होते हैं जो अपने प्रत्येक लेवल को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको आगे। देखिए, एक डायग्राम है, इसमें पहले स्ट्रैटेजिक लेवल है, इसमें टॉप के मैनेजर्स इसमें काम करते हैं। सेकंड, इसमें मिडिल मैनेजर्स रहते हैं। थर्ड, नॉलेज लेवल में नॉलेज वर्कर्स रहते हैं। ऑपरेशनल लेवल में कौन रहते हैं, जो ऑपरेटर्स रहते हैं। तो ये पूरी होती है एक आपकी स्ट्रैटेजिक, मैनेजमेंट और नॉलेज ऑपरेशनल लेवल होती है। ये 4 लेवल हो गए आपकी। अब इसको हम बारी बारी से डील करेंगे। अब देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के 7 टाइप्स होती है। ये आपको 7 टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, फिफ्थ है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, सिक्स्थ आपका बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम और 7 आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 7 टाइप्स हो गए किसके, इंफॉर्मेशन सिस्टम के। आइए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से बारी बारी से देखेंगे और हम इसे डील करेंगे। इसकी आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे टीपीएस को, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये होते क्या है, तो टीपीएस जो है वह ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है तथा रिपोर्ट और को प्रोड्यूस करता है। यानी ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये जो भी ट्रांजैक्शन होती है डाटा की पेमेंट जो इसकी भी बोलिए उसको प्रोसेस करता है और उसकी रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है। अर्थात टीपीएस ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करके प्रोसेस, स्टोर, मॉडिफाई तथा कैंसिल करता है। तो ये किसकी काम होता है, ये टीपीएस का, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, मॉडिफाई जो भी ट्रांजैक्शन होती है, टीपीएस के द्वारा प्रतिदिन रिकॉर्ड तथा प्रोसेस किया जाता है। यानी कोई भी जो प्रक्रिया होती है इसकी रिकॉर्ड और प्रोसेस किया जाता है। इसका प्रयोग यूजर्स के द्वारा ऑपरेशनल लेवल पे किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग किस में आ जाएगी, ये ऑपरेशनल लेवल में, इसे आप ध्यान रखिएगा। टीपीएस के द्वारा बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। यानी इस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा हम कलेक्ट या फिर प्रोसेस, स्टोर, मॉडिफाई जो भी हो, इसे हम एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर इन सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और इसे डेटा का प्रयोग प्रोसेस करके रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जैसे कि बिलिंग, वेजेस यानी वेतन, इन्वेंट्री समरी तथा चेक रजिस्टर। यानी ये जो आपका टीपीएस जो सिस्टम है उसे कलेक्ट करके एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। यानी डेटाबेस कहने का मतलब है कि एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोर रहते हैं। ये एक डेटाबेस का मैं अलग से एक क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपको सीआरएम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये CRM से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डेटाबेस है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से स्पेशल क्लास करा दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे TPS होते हैं, जैसे कि कस्टमर को इनवॉइस भेजने के लिए बिलिंग सिस्टम होते हैं, वीकली तथा मंथली पेरोल और टैक्स को कैलकुलेटर वाला सिस्टम होता है, किसी भी कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। ये सब किसमें होते हैं? ये TPS के काम होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए TPS में क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये प्रतिदिन पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे कि आज के दिन कितने प्रोडक्ट बिके हैं, स्टॉक में अभी कितने प्रोडक्ट्स बचे हैं, किसी प्रोडक्ट में कितने की छूटें मिल रही है। यानी जो भी TPS है, जैसे जो ट्रांजैक्शन होती है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखती है। यानी प्रोडक्ट कितने बिके, स्टॉक में कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, किस प्रोडक्ट में कितनी छूट मिल रही है, ये सारे काम TPS में होती है। TPS प्रतिदिन होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसके अनुसार ऊपर दिए गए सवालों को जवाब देता है। यानी इन सवालों को जवाब देता है कौन? TPS। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS। अब ये क्या है? तो MIS एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी ये भी एक जानकारी के लिए एक सिस्टम होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। MIS का प्रयोग टैक्टिकल मैनेजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो MIS क्या होता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होती है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है कि किसको क्या जानकारी चाहिए। फिर इसका एक टैक्टिकल मैनेजर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन को वर्तमान परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी अभी आपका वर्तमान जो परफॉर्मेंस चल रही है उसे वो देख रेख किया जाता है टैक्टिकल मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, TPS जो आउटपुट होता है, यानी जो पिछले अभी मैंने फर्स्ट में भी पढ़ाया था आपको TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, उसी से ये रिलेटेड MIS है। तो उसे आपने अगर नहीं समझा ठीक से तो आप वीडियो को क्या बोलते हैं उसे बैकवर्ड करके भी आप उसे देख सकते हैं। ये TPS जो है जो आउटपुट होता है वो MIS के लिए आउटपुट इनपुट की तरह होता है। कौन? MIS TPS के लिए। तो MIS इस इनपुट को एल्गोरिदम के द्वारा कंपेयर तथा एनालाइज करके रिपोर्ट को प्रदान करता है और इन रिपोर्ट्स का प्रयोग टैक्टिकल मैनेजर जो वर्तमान की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने तथा भविष्य की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब है, अब देखिए सिंपली समझिए इसे, जो भी TPS का जो सिस्टम है वो एक आउटपुट होता है और MIS है जो इनपुट की तरह वो होता है। यानी MIS इनपुट करता है, वो TPS आउटपुट देता है। यानी यहाँ से डाटा को हम स्टोर करते हैं और ट्रांजैक्शन में यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वो हमें आउटपुट देता है और MIS सिस्टम से इनपुट एल्गोरिदम के द्वारा कंपेयर एनालाइज भी करके रिपोर्ट को प्रदान करता है। कौन? MIS। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये MIS जो है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसके मेनली 3 एलिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। ये तीनों अलग अलग हैं। देखिए ये MIS हो गए आपके, यहाँ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम है। तो तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहले मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करते हैं। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी है जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो भी हमारी कंपनी संगठन है उस गोल्स को, यानी हमारी क्या गोल्स है उसको पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स आते हैं जो कि सारा मैनेजमेंट को कार्य देखते हैं। यानी इसमें एक डिसीजन मेकर होते हैं जो कि इस पूरे मैनेजमेंट को देख रेख करते हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ये तीनों फंक्शन आते हैं। ये तीनों हैं, ये मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब देखिए पहली तो हमारी प्लानिंग थी। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम फंक्शन होता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उसका उद्देश्य क्या था तथा इनके लक्ष्यों को पूरा कब तक और कैसे किया जाए। फिर प्लानिंग फेज की जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसे केवल ऑब्जेक्टिव्स पर ही केंद्रित होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग।
तो यह मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। जो प्लानिंग फेज में जो टास्क हमें विकसित किए हैं उन्हें इस फेज में हम असाइन करते हैं, कि जो भी हमने प्लानिंग किया था तो उसे हम असाइन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, और इसमें मैनेजर्स रिसोर्सेज भली भांति ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से और आर्थिक रूप से पूर्ण हो सके। मतलब बिना ऑर्गेनाइज किए हुए मैनेजर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता है, यानी बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। थर्ड है हमारा कंट्रोलिंग। यह मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज़ को मापा तथा सही किया जाता है, तथा प्रदर्शन को मापने के लिए सूचना को एकत्रित किया जाता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स MIS के। अब देखते हैं नेक्स्ट है दूसरा इंफॉर्मेशन। तो सूचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन की तरह होती है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से टिक नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, सही जानकारी अगर हमें नहीं मिल रही तो हम कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तथा डाटा दो अलग बिंदु हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस डाटा होती है, और जबकि डाटा अधूरा तथा अवस्थित फैक्ट्स होता है। कौन? इन डाटा। फिर थर्ड हमारा सिस्टम। सिस्टम के द्वारा सूचना डेटा में प्रोसेस होती है, यानी जो भी हमारा सिस्टम है उसमें जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसमें प्रोसेसिंग होती है। सिस्टम परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर अवयवों का समूह होता है, जो कि एक जटिल यूनिट है। यानी सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है, तथा इसके जो भी भाग जैसे डिवीज़न, सेक्शन, डिपार्टमेंट जो भी हो, इसके बाद सब सिस्टम होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव के पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब MIS के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? तो ये डेटा कैप्चरिंग है, यानी डेटा को कैप्चर करना। तो MIS जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सोर्स पर डेटा को कैप्चर करता है, यानी बाहरी या फिर भीतरी जो भी सोर्सेस उसके हैं वो डेटा को कैप्चर करता है। डेटा कैप्चर का अर्थ है कि डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। इंड यूजर सामान्यतः ट्रांजैक्शन के डेटा को रिकॉर्ड करता है तथा इन ट्रांजैक्शन को सीधे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कौन करते हैं? ये डेटा कैप्चरिंग का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है? तो MIS ने जिस डेटा को कैप्चर किया था यानी स्टोर किया था उसे उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जैसे डेटा को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, सॉर्ट करना होता है, और क्लासिफिकेशन करना तथा डेटा को समराइज करना होता है। ये सारा काम किसका होता है? ये प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी जानकारी हमने जिसको सूचना को स्टोर करना। तो MIS जो है वो प्रोसेस किए हुए इंफॉर्मेशन को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करके रखता है। यदि किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत अभी नहीं हो तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड के रूप में सेव करके रख दिया जाता है, ताकि बाद में हमें कभी इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ सके, तब मैं वहाँ से जाकर वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वहाँ से हम रिट्रीव कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट है MIS के द्वारा डाटा तथा इंफॉर्मेशन को बहुत ही सुव्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस तरीके से स्टोर करने का फ़ायदा यह है कि भविष्य में हमें आसानी से ढूंढकर प्रयोग कर सकते हैं। फिर डाटा को ज़्यादातर फील्ड्स, रिकॉर्ड फाइल्स तथा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सब स्टोरेज इंफॉर्मेशन का कार्य होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए फोर्थ है रिट्रीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमने सूचना को रखा था उसे हम दोबारा कैसे निकालें। तो जब किसी यूज़र को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो MIS अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, यानी वहाँ से ढूंढ कर निकालता है इंफॉर्मेशन को। जो रिट्रीवर इंफॉर्मेशन होती है उसे सीधे यूज़र को दिया जाता है, नहीं तो उसे यूज़र की डिमांड के अनुसार दोबारा प्रोसेस किया जाता है। यानी जो भी यूज़र्स होते हैं, जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिट्रीव कर सकते हैं। अब देखिए
फिर MIS इंफॉर्मेशन के फ्लो को फंक्शन एरिया के मध्य जोड़ती है। फिर जब किसी प्रोडक्ट का काम पूरा हो जाता है तब उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़र को भेजने का काम MIS के द्वारा ही किया जाता है और इस सूचना के समय पर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन भेजा जाता है। तो इसे आप समझ गए हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं MIS के, तो इसे हम देख लेते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तब ये क्या होता है, तो ये MIS के मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रदान करना होता है तथा इसकी सूचना द्वारा डिसीजन का निर्णय लिए जाते हैं। और इसके लिए एक प्रभावी MIS की विशेषता होती है कि वह मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है तथा इसका फोकस मैनेजमेंट की आवश्यकताओं पर होती है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल्स को MIS सेवाएं प्रदान करती है, यानी टॉप, मिडिल तथा लोअर लेवल। ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डायरेक्टेड। MIS को मैनेजमेंट के द्वारा डायरेक्टेड किया जाता है, यानी संचालित किया जाता है, क्योंकि केवल मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को तथा आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से बता सकता है। जो भी हमारे जो मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेज किए हैं वही हमें सही जानकारी दे सकता है। अब देखिए मैनेजर जो है वो MIS प्रोफेशनल्स को प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिव्यू तथा इम्प्लीमेंटेशन आदि सभी स्टेजों को गाइड करता है। कौन करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, जो भी हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। अब देखिए MIS एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इसमें मैनेजमेंट सिस्टम की सभी फंक्शनल तथा ऑपरेशनल क्रियाकलापों को इंटीग्रेट किए जाते हैं और इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज आपस में जुड़कर काम करते हैं, यानी जो भी एरिया, सारे एरिया एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा प्रभावी तथा यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किए जाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, MIS के लिए। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो हमारी जो 7 टाइप्स थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, उसमें से ये थर्ड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी DSS। अब देखिए DSS क्या होते हैं। तो इसका प्रयोग सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, यानी इसका काम होता है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन को लेने का कार्य करते हैं। DSS जो है वो TPS तथा MIS से इनपुट लेता है। अब देखिए जो भी TPS और MIS है उससे ये इनपुट लेता है, कौन, DSS का प्रयोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है या ऐसे टूल्स या तकनीक का प्रयोग करता है जो कि इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं और उसे उस इंफॉर्मेशन के आधार पर सॉल्यूशन को फाइंड करता है। तो कौन करता है, ये DSS। नेक्स्ट है देखिए DSS के मुख्य अनुप्रयोग हैं प्रोडक्शन, फाइनेंस तथा मार्केटिंग है। ये 3 इम्पोर्टेंट है DSS के, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है DSS जो है वो MIS से डिफरेंट होता है। जैसे MIS डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जबकि DSS इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके डिसीजन लेने में करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी MIS है जो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है और DSS इंफॉर्मेशन प्रयोग करके डिसीजन लेता है, मतलब डिसीजन लेने का कार्य करता है। और ये 1980 के दशक में DSS का प्रयोग किया जाने लगा था। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ DSS, यानी इसके निम्नलिखित 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला है DBMS, दूसरा है MBMS और थर्ड है यूजर इंटरफेस या फिर DMS। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि मैं DBMS का एक इम्पोर्टेंट क्लास आपको करा दूंगा जो कि CRM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन, DBMS। चलिए अब एक एक करके इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है DBMS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये DSS के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा के एक बैंक की तरह होता है, यानी जो भी डेटा हो इसे स्टोर करने का ये काम करता है और फिर यहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से हम रिट्रीव कर लेते हैं। ये किसका काम होता है, ये DBMS का काम होता है। फिर हमारा है MBMS, यानी मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि DBMS से प्राप्त इंफॉर्मेशन को बदलना जो कि
निर्णय लेने में सहायक होता है, यानी ये डिपेंड होता है DBMS पे। इसमें मॉडल्स को स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है, किसमें, MBMS को। इसके नाम से ही पता चलता है ये मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, MBMS। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस, यह DSS का तीसरा कंपोनेंट है। इसके द्वारा यूजर DSS के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को स्क्रीन में दिखाता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम वहाँ से इनपुट डालते हैं और वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। इसके कभी कभी DGMS कहते हैं, यानी डायलॉग जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसका एक यूजर इंटरफेस का दूसरा नाम है DGMS, डायलॉग जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए हमारा मॉडल बेस है, ये हमारा डेटाबेस, ये यूजर इंटरफेस यानी DGMS। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कुछ DSS की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला है, यह निर्णयकर्ताओं को अनस्ट्रक्चर्ड यानी असंचालित तथा सेमी स्ट्रक्चर्ड अर्ध संचालित समस्याओं के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराता है। दूसरा, यह व्यक्तिगत तथा समूह दोनों को सपोर्ट करता है, यानी पर्सनली और ग्रुप दोनों को ये सपोर्ट करता है। यह निर्णय लेने में बहुत सारी तकनीक तथा शैलियों को भी सपोर्ट करता है, किसी भी टेक्निक में हो इसको सपोर्ट करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। फोर्थ है, यह इंटरडिपेंडेंट या सिक्वेंसली निर्णयों को सपोर्ट करता है तथा किसी भी निर्माण को केवल एक बार बार तथा लगातार कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, या किसी संगठन के सभी स्तरों यानी निम्न तथा उच्च को सपोर्ट करता है, जो भी हाई लेवल हो या फिर लो लेवल हो, ये सारे को सपोर्ट करता है। कौन, DSS की ये विशेषताएं हैं। फिर है, यह एडेप्टिव होता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है। और फ्लेक्सिबल भी होता है, अर्थात यह किसी भी तत्वों को ऐड, डिलीट, कंबाइन, चेंज तथा रीअरेंज कर सकते हैं। फिर इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। यह एक यूजर फ्रेंडली होता है तथा इसमें अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस होता है। फिर नेक्स्ट है, DSS में किसी भी समस्या का समाधान निर्णयकर्ताओं का पूरा नियंत्रण होता है, यानी फुल कंट्रोलिंग पावर होती है DSS में। इसमें यूजर छोटे सिस्टमों को कंस्ट्रक्ट करके तथा मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर है, इसमें इफ़ेक्टिवनेस पर ध्यान दिया जाता है और इफ़िशियंसी पर नहीं, यानी जो इफेक्टिव है उस पर ध्यान देता है, इफ़िशियंसी क्या है उस पर ध्यान नहीं। अर्थात इसमें समस्याओं के समाधान के समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसके निर्णय बेहतर होते हैं। ये DSS की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्यों। अब नेक्स्ट है हमारा एजुकेटिव सपोर्ट सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में ESS भी कहते हैं। तो ये एजुकेटिव सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा महत्वपूर्ण डिसीजन का निर्णय लेने में किया जाता है, यानी इसका भी कार्य सीनियर मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। ESS सूचना इंफॉर्मेशन को एकत्रित करता है तथा एनालाइज करता है तथा उसे समराइज करके करता है। इसमें बहुत सारे डेटा एनालिसिस होते हैं तथा मॉडलिंग टूल्स होते हैं, जिसके निर्णय लेने में बहुत ही मदद मिलती है। यानी ये कुछ हद तक थोड़ी आसान हो जाती है कि इसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है, फिर इसे मॉडलिंग टूल्स पर काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इसे शॉर्ट में हम OS भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसका प्रयोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह एम्प्लॉयज़ को सेक्रेटरी असिस्टेंट तथा बेहतर कम्युनिकेशन को सेवाएं प्रदान करता है। कौन, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। किसी भी ऑफिस में इसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी होती है जिनमें क्लर्कियल ग्रेड के आते एम्प्लॉयज आते हैं, जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑपरेटर इत्यादि के द्वारा पूरा किया जाता है। और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब है मैनेजर्स, इंजीनियर्स इत्यादि के द्वारा पूरा किया जाता है। ये ऑफिस ऑटोमेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम यानी BES। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम को नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी हम कहते हैं। तो इसका सेकेंड नेम हमारा है नॉलेज बेस्ड सिस्टम, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम, ये सिस्टम जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। कौन, BES, तथा ये बहुत ही एडवांस होते हैं।
और BES सिस्टम डेटा को एनालाइज करते हैं तथा रिकमेंडेशन तथा डिसीजन को प्रदान करते हैं। न्यूट्रल सिस्टम कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे मनुष्यों का दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको दिमाग को पढ़ता है तथा इंफॉर्मेशन को याद करता है। कौन? बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम। और नेक्स्ट है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी KMS। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना तथा शेयर करने के लिए होता है। यानी KMS जो भी है, जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं उसके बाद उसे हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर इसका प्रयोग एम्प्लॉयज़ के द्वारा नई नॉलेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मतलब एम्प्लॉय के द्वारा नए नए नॉलेज को क्रिएट किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी नॉलेज को हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट आदि में रख सकते हैं। किसे? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को। इस नॉलेज मैनेजमेंट को शेयर करने के लिए हमें KMS जो है वो इंट्रानेट तथा अन्य कोलैबोरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो इंटरनेट करने का मतलब है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट होता है, उसे हम इंट्रानेट करते हैं, ये पब्लिकली नहीं होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के 7 टाइप्स, जो कि आपके CRM के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे आप 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 6 में, और उसमें हम DBMS की आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।